तो पिछली क्लास में जहां तक हम लोगों ने डिस्कशन किया था उसके हिसाब से अगर हम लोग पढ़ते हैं तो कह रहे हैं कि रेस्पिरेशन के दो अलग अलग टाइप एरोबिक और अनएरोबिक हैं। अब ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके के हैं। मैंने कहा कोई हेडिंग ऐसी तो नहीं लिखी ना जहां पे लिखा हो हाउ प्लांट्स ब्रीथ या डू प्लांट्स ब्रीथ, ऐसा कुछ तो भी। तो हम लोग ये कहते हैं कि गैसियस एक्सचेंज तक हम लोग पहुंचे हुए थे जहां एरोबिक और अनएरोबिक बताया था। अगर ये गैसियस एक्सचेंज है तो जरा देखिए कि रेस्पिरेटरी गैसेस कौन होती हैं और कौन से ऑर्गेनिज्म इस तरीके के कामों में इन्वॉल्व करते हैं, या फिर ये कहिए कैसे करते हैं। प्लांट में और हमारे अंदर रेस्पिरेशन के टर्म में डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस आता है वो वाली बात कर रहा हूं। मतलब एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में लिखता है डू प्लांट्स ब्रीद, और अगर वो डू प्लांट्स ब्रीथ करके लिखते हैं तो उसका कोई आंसर वो देते ही नहीं है, ना यस लिखते ना नो। इसका कोई यस या नो में आंसर नहीं देगा, क्योंकि ब्रीथ का परसेप्शन क्या है वो थोड़ा सा सोचने के बारे में बात है। हाँ, प्लांट्स रेस्पायर करते हैं, हर लिविंग सेल रेस्पिरेशन करेगा। हर लिविंग सेल खुद का फूड नहीं बनाता, लेकिन हर लिविंग सेल में रेस्पिरेशन होना तय है। जब इस तरीके की बात हम लोग करते हैं कि सारे लिविंग सेल में रेस्पिरेशन होना फिक्स है, तो रेस्पिरेशन के लिए रिक्वायरमेंट्स या फिर उसकी जगह क्या होंगी, ये वाली बात कंपेयर करने की बनती है। जरा अपने अंदर इन बातों को देखिए कि आपके मेरे अंदर या हायर ऑर्गेनिजम्स में, जिसे क्या कह रहे हैं, एनिमल्स में। एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, दूसरा बॉडी फ्लूइड है जैसे ब्लड, तीसरा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जैसे हीमोग्लोबिन ब्लड में, मसल्स में अलग से। ये चीजें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, मान लिया। ये हो गया पहला हिस्सा। दूसरा सुनो, एनिमल्स में हम लोग पढ़ते हैं इनडायरेक्ट। एनिमल्स का मतलब यहां पर हम हैं। इनडायरेक्ट सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन सेल में होता है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए रास्ता सीधा नहीं है। यानी एनिमल में जो रेस्पिरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं वो है इनडायरेक्ट। एनिमल में जो रेस्पिरेशन हम लोग पढ़ते हैं वो इनडायरेक्ट सेलुलर रेस्पिरेशन है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि रेस्पिरेशन की जगह सेल है और सेल तक गैसेस सीधे नहीं पहुंचती। हमारे अंदर ये तीन चीजें अलग से प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, बॉडी फ्लूइड और रेस्पिरेटरी पिगमेंट। प्लांट में क्या है वो देखो और फिर अपने आप जरूरतें समझ में आ जाएंगी। क्या प्लांट में कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन है? नहीं है। क्या प्लांट के अंदर बॉडी फ्लूइड के नाम पे कोई ब्लड या फिर लिम्फ वगैरह कुछ है? नहीं है, पानी है। ठीक है। और तीसरा रेस्पिरेटरी पिगमेंट, प्लांट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। आखिर इन चीजों की जरूरत क्या पड़ी? पहले देखो कि प्लांट क्या वाकई में गैसियस एक्सचेंज एनवायरनमेंट के साथ करता भी है? तो मैं कहता हूं ना, लगभग ना के बराबर। प्लांट को बहुत ज्यादा गैसियस एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है उसको गैसियस एक्सचेंज करने की जरूरत? क्योंकि ज्यादातर गैसियस नीड वो इंटरनली ही मैनेज कर लेता है। प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है जिसका रेट ऑलमोस्ट 10 टाइम्स द रेट ऑफ रेस्पिरेशन है, और फोटोसिंथेसिस से निकलती है ऑक्सीजन। पिछली क्लास में पढ़ा था। तो यानी फोटोसिंथेसिस से निकलने वाली ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के अंदर यूज हो जाएगी। बाहर से रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं है। यानी प्लांट्स मैनेज देयर O2 नीड्स इंटरनली। एक नंबर। दूसरा, प्लांट की लीफ को रेस्पिरेशन करना है तो लीफ करेगी। स्टेम को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, रेस्पिरेशन से एनर्जी मिलती है तो स्टेम अपना रेस्पिरेशन करेगा। रूट को करना है, रूट को एनर्जी चाहिए तो वो अपना रेस्पिरेशन करेगा। मतलब प्लांट में जिसको रेस्पिरेशन करना है वो सब अपना अपना देखेंगे। तू तेरा देख, मैं मेरा। ठीक है। अपने को आपस में बांटना कुछ भी नहीं है। हमारी बॉडी में ऐसा नहीं होता।
जरा इस बात को समझिए क्यों हुआ ऐसा। हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो प्रेशर से गैस को अंदर खींचता है या कहिए एयर को खींचता है और प्रेशर से ही बाहर भी करता है। अगर प्रेशर से न खींचे गैसेस को तो क्या हम आसानी से सांस ले पाएंगे, या प्रेशर से धकेले नहीं तो क्या आप हवा को कहीं दूर भेज पाएंगे? नहीं। मैं यहां पे किसी परफ्यूम की बोतल को स्प्रे करूं और मैं सोचूं कि उसकी स्मेल पीछे तक आ जाए तो उसके लिए बहुत सारा परफ्यूम स्प्रे करना पड़ेगा, या तो एक बात, ठीक है, सीधी बात, बहुत सारा क्यों परफ्यूम स्प्रे करना पड़ेगा? क्योंकि वो जो मिस्ट है या जो वेपर्स हैं यानी गैस है वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकती। गैसेस डू नॉट डिफ्यूज टू लॉन्ग डिस्टेंसेस, वो ज्यादा लंबी दूरी तक नहीं जाएंगी। तो उन्हें ले जाने के लिए क्या हो गया? फ्लूइड। फ्लूइड तो बना लिया लेकिन फ्लूइड में वो कैसी है? वाटर टाइप की चीज में इनसॉल्युबल या कम सॉल्युबल है, तो बोला उससे अच्छा काय के साथ ले जाओ? पिगमेंट के साथ। आई बात समझ में? ये चीजें एनिमल में हुई कि गैसेस क्योंकि लंबी दूरी तक डिफ्यूज नहीं करती तो लंबी दूरी तक भेजने के लिए क्या किया गया है? ये मैकेनिज्म। ये हमारे अंदर है जहां पर हर ऑर्गन अपने अपनी गैसियस नीड नहीं शो कर रहा है, सब अपना अपना नहीं कर रहे ना। यहां पे गैसेस प्रोवाइड करने का काम एक ही ऑर्गन का है, इसलिए दूर तक गैसेस भेजनी पड़ती है। और प्लांट में दूर तक गैसेस भेजने का कोई रोल है नहीं। वहां पे हर ऑर्गन अपना अपना या हर सेल अपने हिसाब से गैसियस नीड का फुलफिलमेंट करते हैं। जरा देखें, प्लांट के बारे में बता रहा हूं। तो ये मत कहना प्लांट में ये चीजें है नहीं, बोलना प्लांट को इन चीजों की जरूरत है ही नहीं। पहला, लेस गैसियस एक्सचेंज विद द एनवायरमेंट। ऐसा क्यों कह रहा हूं? कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑलमोस्ट 10 टाइम्स रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से लगभग 10 गुना है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब रिलीज ऑफ O2। रेस्पिरेशन मतलब यूज ऑफ O2। या बढ़िया शब्द लिखने हैं तो लिख दिस वन इवॉल्व, सॉरी हाँ ठीक है, O2, और इसको लिखूंगा इन्वॉल्व O2। तो यार ये अंदर से ही समझ लेंगे ना। प्लस O2 कैसी सरप्लस में हो गई, ज्यादा हो गई, जितनी चाहिए नहीं उससे ज्यादा बन रही है, बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। एक बात तो ये है। दूसरा, मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चन कोई पूछे नीट के अंदर। सालों से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया जिसके अंदर कोई ये पूछे कि क्यों प्लांट को रेस्पिरेटरी पिगमेंट की जरूरत नहीं है। इस तरीके के इतना सोचने वाला क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि नीट पूछने भी वाली है। अभी क्या आने वाले 10 साल भी नहीं पूछे, ठीक है। लेकिन मुझे ये चीज पता होनी चाहिए कि उसको रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है। पहुंचते उस पॉइंट पर। एवरी ऑर्गन या टिश्यू मैनेजेस इट्स गैसियस नीड्स फॉर रेस्पिरेशन। हर ऑर्गन या टिश्यू अपने से मैनेज कर रहा है। क्लियर? अब जैसे ये मानते हैं कि दैट, नहीं रहने तो नहीं बता रहे। थर्ड,
पेरिफेरल लेयर्स, पेरिफेरल टिश्यू लेयर्स are involved in respiration। अब बस ये इसी का रीजन मुझे लिखना है, यही लिखना है। अपने आप में सारी बातें ठीक, केवल पेरिफेरल टिश्यूज रेस्पिरेशन कर रहे हैं। ऊपर बेशक लिखा है कि जो भी ऑर्गन, तो कंटेक्स्ट समझिए, अगर कोई ऑर्गन या टिश्यू रेस्पिरेशन करता है तो वो कौन से लेवल पे होगा, बाहर के एरिया में होगा, ज्यादा डीप नहीं हो सकता। हमारे अंदर तो डीप घुस घुस के लिवर भी रेस्पिरेशन करता है। बताइए, ऐसा थोड़ा ना कि केवल लंग्स करती हैं, लंग्स तो ब्रीथ करती हैं, रेस्पिरेशन भी करती हैं, लेकिन हमारे तो अंदर घुस घुस के रेस्पिरेशन हो रहा है। प्लांट के अंदर ऐसा नहीं है, हमारे अंदर गैसेस को भेजने के लिए मैकेनिज्म है, प्लांट के अंदर नहीं होता। यानी आप ये कहते हैं कि दैट respiration is confined to outer layers या outer tissue layers as gases can't diffuse to long distances। और प्लांट में गैस को लेकर जाने वाला कोई पिगमेंट होता नहीं। दूसरी बात लिखनी है कि प्लांट के अंदर होगा डायरेक्ट सेलुलर रेस्पिरेशन। कि जब रेस्पिरेशन पढ़ने से पहले रूट पढ़ा है मॉर्फोलॉजी में, तब भी ये बात लिखी थी रूट पढ़ते समय ही कि रूट एरोबिक रेस्पिरेशन करती हैं, निमेटोफोर्स याद आए तो, अनएरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करती। स्टेम के भी जो हिस्से करेंगे वो एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, लीव भी करेंगे तो एरोबिक रेस्पिरेशन। ये केवल सीड है जो एरोबिक अनएरोबिक दोनों रेस्पिरेशन कर सकता है। बाकी प्लांट का कोई ऑर्गन सारे तरीके के रेस्पिरेशन या दोनों तरीके के रेस्पिरेशन नहीं करता, वो सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले होते हैं। तो यहां पर हो रहा है डायरेक्ट सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब सेल के लेवल पर रेस्पिरेशन।
डन। तो एक वर्ड आता है जिसे कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। पिछली क्लास में हेडिंग नहीं डली सेल्यूलर रेस्पिरेशन? डली होगी रे। सेल्यूलर रेस्पिरेशन करके कुछ लिखा हो, सेल में एटीपी बनता है। तो यहां से सीधे उचका दिया मैंने। ठीक है, के बाद आता है ना, कोई बात नहीं। क्या एनसीईआरटी की कुछ लाइनें हैं इसलिए वो जरूरी है। तो वो जैसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन लिखा है ना, उसका मीनिंग क्या है वो सुनो। ओप्स। तो जरा सेल्यूलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन समझते हैं कि क्या मीनिंग है या क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में। तो इट इज जस्ट द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इन द सेल। बात क्लियर बोल रहा हूं मैं, इन द सेल। आपकी बॉडी में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता होगा, उसमें ब्रीदिंग होती है, गैस का ट्रांसफर होता है। हम बात कर रहे हैं जब एक्चुअल मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती है, हम लोग रिएक्शन लिखेंगे अभी। तो कहते हैं कि दैट उससे सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाएगा, जिसमें एनर्जी जो निकलती है मोस्टली एज हीट निकलती है, लेकिन जो यूजेबल फॉर्म होता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं एटीपी में। इसका मतलब द 100% ऑफ अवर फूड इज नॉट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एटीपी। यूजेबल एनर्जी को ही एटीपी कहते हैं। हीट तो निकलेगी, वो तुम्हें फील इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि स्टेप वाइज निकलती है, एक साथ नहीं निकल। चूल्हा थोड़ा ना है भाई, बॉडी में होने वाला रिएक्शन है, उससे निकलने वाली हीट एकदम से नहीं आती, धीरे धीरे निकलती है, जिससे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, लेकिन उसको आप फील नहीं कर पाते हैं कि कहीं धड़कता हुआ धुआं दिख रहा हो, ऐसा कुछ तो भी हो, तो कंबशन वाला बात नहीं है। ठीक है, हालांकि मैं वर्ड जरूर उसी तरीके से लिखूंगा कि ये कंप्लीट कंबशन ऑफ ग्लूकोज आगे जब लिखूंगा तो। ठीक है, अभी जो बात चल रही है, मुझे लग रहा है कुछ कुछ चीजें ना तुम्हारी, और कैलोरीफिक वैल्यू तो किया क्या बे, कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट लिखा तो है कैलोरीफिक वैल्यू पे। हट। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन, यानी पूरा लिखता ना मैं, वर्ड नहीं लिख, वर्ड लिखूंगा मैं, लिखूंगा स्टेप वाइज ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन, वेयर लिबरेटेड एनर्जी। अरे एक मिनट, वेट वेट वेट, इन द सेल टू ट्रैप द लिबरेटेड एनर्जी एज एटीपी।
और जब एटीपी को मेंशन करते हैं तो कहते हैं कि दैट एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं इसे? विच कैन बी यूज वेन एवर वेयर एवर रिक्वायर्ड, विच इज यूज्ड whenever required, right? Liberated energy as which is used whenever required, इसीलिए नाम क्या दे रहे हैं? सो कॉल्ड एनर्जी करेंसी। मैं ऐसा मेंशन करूंगा। तो सेलुलर रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसके साथ हम लोग कहते हैं एनर्जी का लिबरेशन होता है, और उस एनर्जी को यूज करते हैं इन मेकिंग द बॉन्ड्स इन एटीपी। और जब ये एटीपी में बॉन्ड बनाता है तो इसका मतलब कहां से अलग अलग बातें बोल रहे हैं? खैर, जो भी हो। तो अब हम कहते हैं कि दैट कुछ ऑर्गेनिज्म है, जिस तरीके से उनके हिसाब से बात करेंगे कि उनके अंदर अलग अलग तरीके की कंडीशंस होती हैं। यानी इक्वेशन लिखूंगा तो वो होगी C6H12O6। इसको लिखने का भी कारण बता रहा हूं। यूज करते हुए देखा O2, और यहां लिख दिया 6CO2 प्लस 6, एक मिनट, एनसीईआरटी की इक्वेशन ही लिखनी है। H2O प्लस एनर्जी। ये रिएक्शन में ऐसे लिखते हैं। अभी ऐसे वी विल राइट इट करेक्टली, हम इसे पढ़ेंगे आगे। सर्टेन ऑर्गेनिजम्स एक मिनट, मोस्ट एज हीट, और इधर रखेंगे बाकी हिस्सा एटीपी। यानी सारे की सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में नहीं जाती, उसका एक पार्ट काय में बनता है? एटीपी में। O2 लिखा है ना, देखना भी।
ऊपर लिखा है O2 के प्रेजेंस में, तब जाके ऐसा कुछ हुआ है। नीचे लिख रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म एडाप्टेड हैं कि वो अनारोबिक कंडीशन में भी रह सकते हैं। एडाप्टेड फॉर अनारोबिक कंडीशन, दीज मे बी फैकल्टेटिव अनएरोब। एग्जाम्पल बताओ यार, तुमने पढ़े हैं। और ऑब्लिगेट एरोब, बताओ बताओ, फैकल्टेटिव अनएरोब के एग्जाम्पल बताइए। हम्म, अरे माइकोप्लाज्मा याद है? तो बस माइकोप्लाज्मा, एक और एग्जाम्पल अपनी तरफ से ऐड कर लेना, उसका नाम है यीस्ट, अभी आगे आएगा। यानी होते एरोबिक हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर अनएरोबिकली रिस्पायर कर सकते हैं। तो अब बात यह आती है कि रेस्पिरेशन में किस चीज का ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, हम रेस्पिरेशन में किस चीज को ब्रेक डाउन करेंगे, तो किस चीज को ब्रेक डाउन करेंगे? ऐसी चीज को जो एरोबिक भी ब्रेक कर पाए और अनएरोबिक सेल भी कर पाए। हमें ऐसी चीज देखनी है। देखो कौन है वो जिसे एरोबिक भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं, अनएरोबिक भी कर सकते हैं। आंसर क्या आ रहा है? कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट है जिसे हम लोग एरोबिकली भी और अनएरोबिकली भी ब्रेक कर पाएंगे। यानी मुझे लग रहा है कि अगर रेस्पिरेशन पढ़ना है तो मुझे कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पढ़ना चाहिए। आ गई बात समझ में? क्यों? क्योंकि वो दोनों टाइप के सेल के अंदर ब्रेक, या कहिए दोनों तरीके की कंडीशन में, एरोबिक एज वेल एज अनएरोबिक में ब्रेक हो सकता है। इसलिए ग्लूकोज इज द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। डन। ठीक है, कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज ब्रेक डाउन एरोबिक एंड अनएरोबिक कंडीशन। मैं यहां पे सिर्फ सवाल लिख रहा हूं, आप सोचिए। हमने वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की लाइनें पीछे लिख दी हैं कि फैट और प्रोटीन एरोबिकली ब्रेक डाउन होते हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट अनारोबिक एरोबिक दोनों तरीके का ब्रेकडाउन शो करेगा। तो आगे मैं सीधे यही लिखूंगा, ग्लूकोज इज मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रीजन? क्योंकि मुझे रेस्पिरेशन पढ़ना है, वो एरोबिक भी हो सकता है और अनारोबिक भी हो सकता है। जब सेल में रेस्पिरेशन पढ़ोगे तो वो दोनों तरीके के हो सकते हैं। इसलिए ऐसा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट लो जो दोनों जगह होता हो। डन। इसी को आगे बढ़ा रहे हैं, यही लाइन कंटिन्यूएशन में है कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन O2 is utilized, carbon dioxide and water molecules are liberated along with energy। एनर्जी के साथ ये लिबरेट हो गई। डन है? हाँ, तो दिस इज द कंडीशन। देख ले भाई, यूज कौन हुआ है, लिबरेट कौन हुआ है। ग्लूकोज इज मोस्ट कॉमन
रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ये मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट लिख दिया, साबित कर चुके हैं पीछे की लाइन में। क्या लिखा है? यही ग्लूकोज जो होगा ना, क्या लिखा है? एक ऑक्सीडाइज। इधर देख, सेवरल स्मॉल स्टेप्स, स्टेप्स में स्टेप्स टू कपल रिलीज एनर्जी टू एटीपी सिंथेसिस। ऊपर लिखा है ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड। हमने पिछली क्लास में पढ़ा ऑक्सीडेशन के भी दो लेवल है, याद आ रहा है? एक इनकम्प्लीट और दूसरा कंप्लीट। इनकम्प्लीट कब बोलेंगे? जब ऑक्सीजन आई नहीं, निकलने के नाम पर हाइड्रोजन गया है, या कहो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, तब हम लोग कहते हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ होगा, लेकिन कंप्लीट नहीं। कंप्लीट तो तब मानेंगे जब क्या निकलेगी? वाटर। और क्या यूज होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऐड होगा, वाटर निकलेगा, वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। तो अगर आधे रास्ते में, ये क्या लिखा है? स्टेप वाइज। बात समझ में आ रही है? स्टेप का क्या मतलब होता है? स्टेप का मतलब होता है ए से बना बी से बना सी। ये क्या है? स्टेप। मैंने यहीं रोक दिया, यानी कंप्लीट ब्रेकडाउन या कंप्लीट कन्वर्जन नहीं होगा, लेकिन हो सकता है वहां तक चले जाए। ओके, दैट माइट बी द थिंग, ऐसा बोला जा सकता है। तो चलो लिखते हैं स्टेप्स इन ग्लूकोज ब्रेकडाउन, डिब्बा बना के लिखेंगे। मैंने दूर दूर इसलिए लिखा ना, फिर वही बात कर दी। नहीं यार, भूल गया। तो एक और बात हो रही है, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा हो रहा है यूकैरियोटिक सेल। तब इस तरीके की जब एग्जाम्पल बोलेंगे तो उसको समझ लो जरा, कौन से स्टेप हैं। मैं क्या प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में इनकी जगह बताऊंगा कि कहां पर ये रिएक्शंस हो रहे हैं। स्टेप पहला जो होगा ना, या फर्स्ट सेक्शन जो है, दैट इज अनएरोबिक। पहला सेक्शन अनएरोबिक होता है।
और इसके अंदर जो इवेंट होता है उसका नाम होता है ग्लाइकोलाइसिस। चाहे सेल प्रोकैरियोटिक होता हो चाहे यूकैरियोटिक, ये ग्लाइकोलाइसिस होगा साइटोप्लाज्म में। ये साइटोप्लाज्म में ही होना है और कहीं नहीं। दूसरा सुनिए, दूसरा फेज आएगा जिसे मैं कह दूंगा एरोबिक। अच्छा, और इसके अंदर आते हैं स्टेप्स। नंबर 1 नाम बोलते लिंक या गेटवे रिएक्शन। एक प्रोकैरियोटिक सेल में ये होगा साइटोप्लाज्म के अंदर, यूकैरियोटिक सेल में ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। थर्ड नाम है क्रेब्स, पीसीए साइकिल। मोस्टली इन साइटोप्लाज्म, और यहां पर भी मोस्टली इन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ऑब्वियसली। And now the last is D, and that we call as ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी कह सकते हैं। इसे लिखेंगे फोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कुछ याद है क्या नाम होता है उसका? मीजोजोम्स। और यहां पर होगा फोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टे कहलाती है। जिसमें ऑक्सीजन नहीं, अनएरोबिक। जहां ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ जाए वो एरोबिक है। सारे स्टेप ऑक्सीडेशन। अगर ए बी सी डी करके लिख रहा हूं तो यानी डी तक पहुंचते पहुंचते ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा? कंप्लीट। यानी बीच में कहीं पर भी पढ़ोगे तो ऑक्सीडेशन कैसा है? इनकम्प्लीट। कंप्लीट ऑक्सीडेशन तो इसके बाद ही बोल सकते हो जब एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाए।
डन। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ, ग्लाइकोलाइसिस से। अब कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस के अंदर प्रोडक्ट बना था, उसका नाम था सुक्रोज। सुक्रोज टूटता है, बनता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये किताब की लाइन से। लेकिन सुक्रोज का ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटना रेस्पिरेशन नहीं है, वो डाइजेशन है। ठीक है, इतनी चीज डाइजेशन की होती है। एंजाइम पढ़ते हो आप लोग, कैसा नाम उसका, इन्वर्टेज। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि ध्यान रहे कि इन्वर्टेज रेस्पिरेशन का एंजाइम नहीं होता है। नहीं तो क्या पता कि सर सुक्रोज तो लिखा वहीं तो था ग्लाइकोलाइसिस में। नहीं भैया, नहीं है ग्लाइकोलाइसिस में वो। तो कहते हैं कि सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटा। ये सुक्रोज क्या है, फोटोसिंथेसिस में था। दिस इज फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। चाहे ग्लूकोज है या फ्रक्टोज हो, इन दोनों को कॉमन बोलता हूं कि ये दोनों 6 कार्बन की शुगर है, इसलिए नाम होगा क्या, हेक्सोस। राइट, ये दोनों ही फॉस्फोराइलेट होते हैं। फॉस्फोराइलेट होते हैं मतलब क्या बना लेंगे, ये सब नहीं चाहिए अपने को, रुक जाना। ठीक है, नॉट एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड। किताब की लाइनें पूरी नहीं चाहिए रहती। ना लिसन, ऐसी चीज हमने कॉमन बोल दी। अब इसका ब्रेकडाउन कैसे पढ़ेंगे, द कॉमन, मोस्ट कॉमन स्टडीड path in glycolysis is named after डिस्कवरर्स, जिसने उसका पाथ बताया उनके बेसिस पे नाम रख दिया। एमडन, मेयरहॉफ, परनास, एज ईएमपी पाथवे। चेन ऑफ 10 स्टेप्स। एंजाइम कैटलाइज्ड। बट ये 10 स्टेप्स जो है ना, वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, ग्लूकोज का कंप्लीट नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ
पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल से 3 कार्बन एटम का, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं C3H4O3। इन एब्सेंस ऑफ O2, यहां पे इन एब्सेंस ऑफ O2 का मतलब है इंडिपेंडेंट ऑफ O2, ना तो O2 इसको इनहिबिट करती है ना ही इसको तेज करेगी। क्योंकि ये एब्सेंस ऑफ O2 में हो रहा है, और यही एक स्टेप है जो एब्सेंस ऑफ O2 में होता है। यानी अनारोबिक सेल कौन से स्टेप को करेंगे इन चार में से? सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस, इसके अलावा उनके पास और कोई तरीका है भी नहीं। इवन अपने आरबीसी को भी अगर एनर्जी चाहिए, उसके पास ऑक्सीजन है लेकिन वो यूज नहीं कर सकता। बात ये कि माइटोकॉन्ड्रिया भी तो नहीं है। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में यूकेरियोटिक सेल में देखता हूं, ये देख, तो ऑक्सीजन तो चाहिए, साथ में और क्या चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया भी तो चाहिए, और वो माइटोकॉन्ड्रिया वहां पर है ही नहीं। तो आरबीसी चाहकर भी एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर सकता। ये नहीं कि उसके पास ऑक्सीजन है कर लेगा, नहीं करेगा, जगह तो होनी चाहिए ऑक्सीजन को यूज करने के लिए।
डन। हो गए? दस स्टेप लिखे हैं, एनसीईआरटी एक कम लिख रहा है, चलने दो, उतना नहीं लेते हम लोग, अपने तरीके से पढ़ेंगे, हमें तो 10 लिखने ही पड़ेंगे। कहते हैं ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज हो, दोनों में से कोई भी हो, वो पहले कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और इसके लिए जो एंजाइम लगता है उसका नाम होता है हेक्सोकाइनेज। अच्छा, एंजाइम से कैटालाइज रिएक्शन ज्यादातर क्या होते हैं? रिवर्सिबल, इस बात में कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन हम कहते हैं कि हर एंजाइमेटिक रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होता। जैसे कुछ एग्जाम्पल यहां मैं आपके सामने लिख रहा हूं जो रिवर्सिबल नहीं है, उनके ऊपर ध्यान दे देना। ऐसे 3 रिएक्शन है जो रिवर्सिबल नहीं होते, और तीनों ही रिएक्शन काइनेसिस ने कैटालाइज किए हैं। काइनेसिस का मतलब होता है ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज की कैटेगरी में बिलोंग करने वाले एंजाइम है, उनका नाम है काइनेज। यहां पर नाम होगा फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज। ठीक, हमें एटीपी बनाना था, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो रिएक्शन आपके सामने लिखे उसमें ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और आगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाने के चक्कर में 2 एटीपी खर्च हो गए। मतलब हम चले थे बनाने और यहां क्या हो गई? खर्चा। अब जब 2 एटीपी का खर्चा हो चुका है, जब 2 एटीपी यहां पे चले गए, तो ये बात करते हैं कि दैट ये वो वाला हिस्सा है ग्लाइकोलाइसिस का जहां पे एनर्जी खर्च हुई। तो 10 स्टेप में से हम लोग 2 फेजेस स्प्लिट करते हैं। एक है जिसमें एनर्जी स्पेंड होती है और दूसरा है जिसमें एनर्जी जनरेट होती है, ये, और उसके बाद ये वाला, राइट। तो ऐसे हमारे पास 2 हिस्से हैं। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं फर्स्ट फेज के बारे में। द 10 स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। इनटू 2 फेजेस, 2 फेजेस में स्प्लिट किया है।
एनर्जी स्पेंट या फिर इन्वेस्टमेंट कह सकते हो, और दूसरा एनर्जी पे ऑफ कि वापस करो ऐसा, और एनर्जी जनरेशन। अभी आपके सामने जो पहला हिस्सा लिखा हुआ है, ये वाला जो हिस्सा लिखा हुआ है, दिस इज अबाउट एनर्जी एक्सपेंस, ये एनर्जी खर्च करने वाला है। एनर्जी स्पेंट वाला फेज है, कहां कहां एनर्जी लग रही है वो भी देखना, असर्शन रीजन बन जाएगा। एनर्जी स्पेंट फेज कहते हैं, नीचे लिखेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाने के लिए एटीपी लगा, ऐसे असर्शन रीजन बन जाएगा यहां पे। Three steps are irreversible. And determine pace of the pathway. देखिए स्ट्रेट है, जहां से शुरू है वापस वहां लौटे तो साइक्लिक होता, ये स्ट्रेट है। डिटरमाइन पेस मतलब तेजी। अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है तो उसका मतलब होता है अगर रिएक्टेंट ज्यादा हो जाए तो वो रुक जाता है या फिर पलटी मार देता है वापस कहां, रिएक्टेंट की तरफ, ताकि इक्विलिब्रियम क्या रहे, बना हुआ रहे। समझे, ये तरीका है रिवर्सिबल रिएक्शन का। लेकिन हम कह रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है ना, रिएक्शन कैसे हो सकते हैं, इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन मतलब फॉरवर्ड में गए वहां से वापस नहीं आएंगे, चाहे प्रोडक्ट भी बना रहे। क्लियर, तो ऐसी चीजें पेस को डिसाइड करती हैं। यहां हेक्सोकाइनेस पे ऐसा ये निशान बना लेना, मैं इनिबिटर बता रहा हूं इनके कि इसका इनिबिशन हो गया। इधर इसके लिए भी ऐसा निशान बना लेना इनिबिशन के लिए। इसका इनिबिशन एटीपी कर सकता है, इसका भी इनिबिशन एटीपी कर सकता है, ऐसा पॉसिबल है। मतलब जब एटीपी ज्यादा होंगे तो हेक्सोकाइनेस काम नहीं करेंगे। बोले भय तो है सब कुछ, काहे के लिए जबरदस्ती काम करवा रहे हो। ये दोनों ही हेक्सोकाइनेस के टाइप है, कोई अंतर नहीं है। हेक्सोकाइनेस, पीएफके फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस, enzymes show feedback inhibition, एलोस्टेरिक वाला बोलते हैं इसको, एलोस्टेरिक फीडबैक इनहिबिशन बाय एक्यूमुलेशन ऑफ एटीपी। दूसरे भी इनहिबिटर में मना नहीं कर रहा। अब देख, ग्लूकोज किसी भी केमिकल रिएक्शन में जाने से पहले एक्टिवेट होता है। कुछ याद आ रहा है, हमने न्यूक्लियोटाइड को भी एक्टिवेट किया था, तब जाके वो रेप्लिकेशन में, ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अमाइनो एसिड भी एक्टिवेट हुए थे, तब जाके वो ट्रांसलेशन में पार्ट करने गए थे। यानी हम ये कह रहे हैं कि कोई भी रिएक्टेंट को एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, उसके बाद जाके वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो ग्लूकोज को क्या बनाया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी उसको एक्टिवेट किया। ठीक है, अगर मैंने इस तरीके से उसको एक्टिवेट किया है तो यानी आप ये बात कहते हो कि अगर मैं स्टार्च भी बनाता ना ग्लूकोज से तो पहले यही बनता, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि ये वाला ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ईएमपी पाथवे में ही जा रहा है, जब क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अगर ये एंजाइम आता है कौन, पीएफके
तो ही ईएमपी चलेगा, नहीं तो ईएमपी नहीं होता। यानी मार्कर एंजाइम है, इसके जैसा कोई और नहीं, ये करेक्टर किसी और में नहीं होता, ये इसी पाथवे क्या एंजाइम में कंफर्म करता है कि हां हम ईएमपी चलाएंगे। पीएफके इज marker enzyme of EMP pathway, या कहिए कमिटेड स्टेप, और इट इज द कमिटेड स्टेप ऑफ EMP pathway। कि अब यही चलेगा, यहां से कहीं और नहीं जाना है। Two ATPs are spent in making glucose to glucose 6 phosphate and fructose 6 phosphate to fructose 1,6 बिस्फॉस्फेट। आप बाइफॉस्फेट भी लिख सकते हैं, डाई भी लिख सकते हैं, हम तो थोड़ा मॉडर्न हो गए। फुर्सत होती बताते, ये आइसोमराइजेशन है, ये ट्रांसफर है, फॉस्फेट एटीपी से लिया, ग्लूकोज को दिया, एडीपी खाली, ट्रांसफर है। ये ट्रांसफरेज है, ये भी ट्रांसफरेज एक्टिविटी है। 2 एटीपी खर्च हो गए इतने में ही। डन। अगला देखें भाई,
बाकी हिस्से पे आते हैं। आप एक सीक्वेंस से बना सकते हैं। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का पीजीएल और डीएचएपी में टूटना, कितने कितने कार्बन के? 3 3 कार्बन के। क्लियर? 3 3 कार्बन के। मैं कैसे लिख रहा हूं इसको? मैं कहता हूं स्प्लिटिंग और क्लेवेज ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट टू 2 molecules of 3 कार्बन शुगर, इनको क्या कहोगे? ट्रायोज। जस्टिफाई द नेम, नाम को कंफर्म कर दिया भैया, जैसा नाम है, सॉरी जैसा काम है वैसा ही नाम है। जस्टिफाई द नेम, ग्लाइकोलिसिस, स्प्लिटिंग ऑफ शुगर। नाम कंफर्म। 3 कार्बन की शुगर बनी है। ये जितनी शुगर है ना पूरे पाथ में, उनको टिक कर देता हूं। जो शुगर नहीं है उन्हें टिक नहीं करूंगा। जरा एनसीईआरटी से मैच कर लेना भैया, वहां पे थोड़े से ना करेक्शन की जरूरत है। ग्लूकोज शुगर है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी शुगर ही रहेगी। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट शुगर है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट शुगर है, पीजीएल डीएचएपी शुगर है, 1,3 डाई पीजीएल शुगर है, अब नहीं है। सबसे छोटी शुगर 3 कार्बन की होती है। यहां तक शुगर का नेचर है, इससे आगे नहीं। अब अगर किताब में ये ट्रायोज लिखा है तो बेटा मेक इट करेक्ट, ये ट्रायोजेस नहीं है। So this is how we state splitting or cleavage of fructose 1,6 bisphosphate to 2 molecules of 3 carbon sugar यानी triose. Justify the name glycolysis. ये ग्लाइकोलाइसिस करवा रहे हैं। अब एनसीईआरटी में एक स्टेप नहीं है, क्या? ये वाला H3PO4 को ही लिखते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अभी तक फॉस्फेट आ रहा था तो एटीपी से ले रहे थे और फॉस्फेट बना रहे थे अपने पास में। यहां पर एटीपी से नहीं लिया, यहां इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूज किया है। बन गया 1,3 डाई पीजीएल, पूरा नाम होता है ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट। पीजीएल को बोलूंगा G3P और PGAL, दोनों बातें कैसी हैं? सेम, राइट? यहां पे दोनों के लिए बात बता देते हैं। एक PGAL या फिर लिखना G3P and DHAP are triose, फंक्शनल आइसोमर्स। ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं। जैसे फ्रक्टोज और ग्लूकोज होते हैं ना, वैसे ही ये अल्डिहाइडिक शुगर PGAL, कीटोनिक शुगर DHAP। और ट्रायोस का मतलब होता है 3 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम की शुगर है। ईच मॉलिक्यूल ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट, बेटा देख बाद वाला कंपाउंड 1,3 डाई PGALB, 1,3 डाई PGALB जो होगा ना, वो भी तो ट्रायोस फॉस्फेट ही कहलाएगा।
is oxidized by removal of, एक मिनट, on removal of, a pair of redox equivalent, ये नया वर्ड है, माने 2H, मतलब 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, ईच मॉलिक्यूल ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट ने 2 प्रोटॉन रिलीज किए, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, इसलिए वो क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज्ड। मतलब कोई ऑक्सीजन नहीं लगी, और क्योंकि हाइड्रोजन केवल निकला है इसलिए ऑक्सीडेशन भी कैसा है, इनकम्प्लीट, कोई CO2 भी नहीं निकली। फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेप इन ग्लूकोज ब्रेकडाउन, ये रहा रिएक्शन, ये वाले की बात चल रही है। एंजाइम लिखूंगा मैं, ग्लिसरॉल डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, क्या निकल रहा है, H निकल रहा है ना, रिमूवल ऑफ H, देयरफॉर इट इज नेम्ड एज, उसको क्या बोलोगे, ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजिनेशन बोलोगे। फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेप, ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजिनेशन हुआ, डिहाइड्रेशन नहीं रे, डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी निकल जाना, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का जाना, हाइड्रोजन का जाना ऑक्सीडेशन है। डन, आगे का पढ़ना है, इस स्टेप की बात है, मैं तो वैसे भी अगली बार में इसको काट के आगे बनाऊंगा, दोनों एटीपी को साथ बनते हुए देखेंगे। मैंने यहां पर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया है क्योंकि DHAP एक दिन किस में बदल जाएगा, PGL में, तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी यहां पर भी 2 NAD आएंगे और 2 NADH2 जाएंगे। तो कोई पूछ रहा है कि NAD का रोल क्या है, तो मैं लिख देता हूं नीचे, NAD का रोल क्या है, NAD प्लस acted as external, आप लिख सकते हो H, आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन कैरियर, बाहर से आने वाला हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन कैरियर है, और ये इलेक्ट्रॉन किसका है, एक्चुअली ग्लूकोज का है, हाइड्रोजन किसका है, एक्चुअली ग्लूकोज का है, समझे। हमें कुछ नहीं करना, हमें तो शुरुआत में क्या लिख देना, यहां ग्लूकोज लिखा है ना, तुम लिख दो, लिख दो मेरी तरफ से C6H12O6, इसे लिख दो यहां पे, और पाथवे पूरा अभी बनाए नहीं है, नहीं तो मैं लिख देता यहां नीचे एंड पे
H4O3 पहले लिख चुका हूं, बैलेंस कर ले, क्या कम है, C6 हो जाएगा, O6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, गायब क्या है, हाइड्रोजन। दिख तो रही है जाती हुई, राइट, दिख रही है ना हाइड्रोजन जाती हुई वहां पर, बस बाकी याद गए, इधर पे नहीं। मैं ग्लाइकोलिसिस ही लिख रहा हूं अभी।